लेकिन जहां तक अभी ये नंबर्स का डिस्कशन हो रहा है, यूपीए 1 और यूपीए 2 में देखिए कांग्रेस की संख्या यूपीए 1 में कम थी, 145 सीटें थी, और यूपीए 2 में 206 सीटें थी, लेकिन फिर भी सेकेंड टर्म में पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। तो सिर्फ नंबर से काम सरकार कर रही है और कैसे कर रही है ये डिसाइड नहीं होता है। लेकिन उन्होंने ठीकरा गठबंधन पर ही फोड़ा, और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि क्या यूपीए 2 ने कोएलिशन पॉलिटिक्स के इस दौर में कोएलिशन को और इस पॉलिटिक्स को बदनाम किया है? आइए ये बद्री साहब से समझ लें, फिर आगे चलते हैं और आपके पास आएंगे संजय जी। देखिए, एक बात बहुत अच्छी अभी बात हो रही थी कि कैसे ये सिर्फ नंबर नहीं मैटर करता, नेता का व्यक्तित्व भी मैटर करता है, वो कैसे समाहित करता है लोगों को। समाहन एक बड़ा गुण है नेता का। और जो हमारे जो मजबूर सरकार जो होती है, यानी यूपीए 1 की तरह बेहतर और यूपीए 2 की तरह खराब प्रदर्शन करने वाली होती है, कई बार बेहतर होती है, कई बार खराब भी होती है। और इसमें और प्रायः ये डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को मजबूत भी करती है मजबूर सरकार। तो ये देखिए कि किस तरह से यूपीए 2 में वो प्रोसेस जो यूपीए 1 में स्ट्रांग था कम्युनिकेशन का, वो टूटता है, और आरटीआई, ये जो भ्रष्टाचार, ये जो कांग्रेस खुद लाई थी, वो यूपीए 2 में आकर के एक बड़ा इश्यू बनता है, और पार्टी के भीतर भी सभी लोग पकड़े जाते हैं और कार्रवाइयां होती है, तो उसको संभालना मुश्किल था। और उसके डर से और आपस में इतने अंतर विरोध फिर पैदा होने लगे कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गई, नेता डिसीजन लेने में डरने लगा। ये क्या है बद्री साहब, ये बात कैसे है, कैसे इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, कैसे इसको लिया जाएगा गवर्नेंस के तौर पर? क्योंकि जब आप कहते हैं हम मनरेगा लाए, हमने आरटीआई लाया, हमने ये किया, तो आप ये नहीं कहते कि गठबंधन की वजह से उनको क्रेडिट नहीं देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं इतने स्कैम्स हो गए या इस तरह की सरकार चली, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप कहते हैं कि गठबंधन चला रहे, मजबूरी है। तो गठबंधन की जो बात है, इसको तो एक तरह से मजबूरी का नाम मनमोहन सरकार ने दिया ना। हाँ, नहीं, देखिए, गठबंधन में दोनों ही बातें हैं, उसका क्रेडिट भी सबको जाता है और डिसक्रेडिट भी सबको जाता है। लेकिन जो उसकी धुरी है वो प्रधानमंत्री को ही होना है। और ठीक है कि सोनिया जी पीछे से मैनेज कर रही थी बहुत सी चीजों को और बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर रही थी, लेकिन वो जो समस्या है वो मनमोहन सिंह ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। मनमोहन सिंह की अक्षमता यूपीए 2 की अक्षमता का एक बड़ा कारण है, और कम्युनिस्टों का साथ होना, कम्युनिस्ट पार्टी साथ थी पहले, लेकिन ठीकरा तो कोएलिशन पर फूट गया, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर से आइए ये समझें कि जनता ने इस पर क्या कहा कि क्या 300 सीटें मिल गई तो मोदी मजबूत होंगे वरना कमजोर। देखिए, ये तो सीट मिलने के बाद डिपेंड करेगा कि वो पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। हाँ, अगर 300 सीट मिलते हैं तो वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट बन सकते हैं, लेकिन अगर 300 से कम हो तो वो जी हाँ 300 सीट से कम मिले तो गठजोड़ प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, थोड़ा कमजोर पड़ेंगे, दूसरों की सहमत लेना पड़ेगा। हाँ, फिर कमजोर ही होगा, जैसा मनमोहन सिंह चला रहे अभी, वो भी तो कमजोर है ना, मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, वैसे चलेगा वो भी, अगर उन्होंने लाए भी तो। नहीं, 200 से ऊपर सीट आई मतलब वो मजबूत प्रधानमंत्री होंगे। कमजोर तो नहीं है, कमजोर तो प्रधानमंत्री है, पीएम नहीं है। एक बार उनको चांस दीजिए, आपने कांग्रेस को 10 साल चांस दिया, मनमोहन सिंह को चांस दिया, अभी नरेंद्र मोदी को चांस दीजिए, बाद में आप देखिए क्या काम करते हैं, किस तरह डेवलपमेंट करते हैं, पूरी इंडिया को कहां से कहां लेकर जाती है। अगर उन्होंने इतना कैंपेनिंग में जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर शहर जाके, अगर उनका असर नहीं दिखा तो वो तो कमजोर मंत्री साबित होंगे ही। जैसे कि रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तो कमजोर पड़ जाएंगे, बिकॉज जैसे 300 सीट की रिक्वायरमेंट है, तो अगर उनको नहीं मिलेगी तो उनका मे भी शायद पावर कम हो जाए। संजय जी, बहुत संक्षेप में यह भी समझाइए कि क्या वो असल में इन अ वे ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा नंबर दीजिए, क्योंकि देखिए कोएलिशन में मान लीजिए बीजेपी जहां की तहां हो या थोड़े बहुत सीट्स उसकी बढ़े, बाकी उसके सहयोगी की संख्या अगर बढ़ के वो 300 पहुंच जाए तो क्या वो मजबूती की बात कर पाएंगे? देखिए, मोदी के लिए बहुत अहम है कि वो संख्या हो। वैसे 200 के ऊपर जाते हैं तो मोदी काफी स्ट्रांग उसमें उभर करके आते हैं, लेकिन उसके साथ दूसरी चीज आती है कि मोदी दिल्ली के लिए एक आउटसाइडर है, एक चैलेंजर है, सिस्टम और प्रोसेसेस सारे कुछ के हिसाब से, मतलब पुराने जितने लोग थे उसके हिसाब से उनकी जो जिस तरह की तलवारें खींची हुई हैं, तो ऑपोजिशन का सहयोग क्रिटिकल बिल्स में उस तरह का नहीं होगा जितना कि आप अदरवाइज किसी और कैंडिडेट के रहने पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली अहम चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जो यूपीए 1 यूपीए 2 की बात हो रही थी, उसमें एक जो गठबंधन का था लेफ्ट, उसका काफी अहम रोल था मनरेगा और आरटीआई में। इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेना होगा। आपकी इजाजत से यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। असल में यूपीए 1
कामयाब दौर रहा उसका। यूपीए 2 की नाकामियों का ठीकरा कोएलिशन के ऊपर फूटा। क्या ये करना ठीक था और क्या कोएलिशन के इस युग में ज्यादातर नाकामियां ही मिली देश की प्रगति के हिसाब से, या उसकी बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद